हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की शुरुआत करी थी जिसमें हम एक ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ चुके हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने शुरू किया था। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू वेयर वी लेफ्ट। हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पढ़ना शुरू किया था एंड इसमें हमने मीनिंग समझने की शुरुआत करी थी। तो HUF और कुछ नहीं है बट एक फैमिली बेस्ड बिजनेस है। ठीक है जी, पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है। ठीक है, सो हिंदू लॉ की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इंडियन रीजन के अंदर है और कहीं पे नहीं है, इसलिए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर मिलता है। ठीक है, इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the business is owned and carried out by the members of the Hindu undivided family। यानी कि कौन लोग हैं जो इस बिजनेस को मैनेज करते हैं? ये वो फैमिली मेंबर्स हैं जिनका ये बिजनेस है। ठीक है, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, सॉरी एक रह गया, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। कौन से लॉ से ये गवर्न होता है? हिंदू लॉ से। ठीक है, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाय बर्थ, यानी कि हर वो बंदा जो इस फैमिली में पैदा हुआ है वो इस बिजनेस का मेंबर है। ठीक है, द बेसिस यानी कि क्राइटेरिया क्या है, कौन बिजनेस का मेंबर है? वो हर बंदा जो फैमिली में पैदा होगा। ठीक है, जो फैमिली का पार्ट है, लेकिन बाय बर्थ, अडॉप्टेड नहीं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बिकम मेंबर्स इन द बिजनेस। 3 जनरेशन तक के लोग एप्लीकेबल हैं मेंबरशिप के लिए। ठीक है, द बिजनेस is controlled by the head of the family, who is also the eldest member of the family, known as कर्ता। तो साहब, बिजनेस के डिसीजन कौन लेगा? जो फैमिली का सबसे बड़ा आदमी है, फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन, ही इज ऑल्सो नोन एज कर्ता। और कर्ता को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स को हम बोलते हैं को पार्सनर्स। ठीक है, all members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-parsoners। ठीक है, चलो आगे। फीचर्स हेडिंग लिखेंगे। फीचर्स of an HUF। Features of an HUF। Formation, for an HUF business, there should be at least 2 members. There should be at least 2 members in a family and ancestral property to be inherited, by them, as membership exists from the birth, the business does not require doesn't require any agreement. The business doesn't require any agreement. It is governed
by the Hindu Succession Act 1956. ठीक है जी। तो दो मेंबर होने चाहिए और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए टू बी इनहेरिटेड बाय देम। मेंबरशिप एग्जिस्ट होती है बाय बर्थ, तो किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। और HUF इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है जी। सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी है और कितनी है? The liability of the business is as follows. The liability of the business is as follows. For karta, there is an unlimited liability. तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फॉर को पार्टनर्स, अदर को पार्टनर्स, लायबिलिटी इज लिमिटेड। जितना उनका प्रॉपर्टी में शेयर है उतनी ही लायबिलिटी है। लिमिटेड टू देयर share of co-parcenary property of the business. Co-parcenary property of the business. ठीक है जी। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड और को पार्टनर्स की लायबिलिटी उतनी ही जितना उनका प्रॉपर्टी का शेयर है, बस। तो ज्यादा नुकसान उनको कितना हो सकता है कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा धंधे में डूब गया, बस आपके पर्सनल असेट्स नहीं जाएंगे। कर्ता के केस में भैया उसके घर के असेट्स भी ले लेंगे, पर्सनल असेट्स भी ले लेंगे, अदर दैन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उसको मिली है। ठीक है। थर्ड इज कंट्रोल। Control lies with the karta. Control lies with the karta. His decisions are binding on all other members of the HUF. Decisions are binding on all other members of HUF. Continuity, सब continuity की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उस आदमी के बाद जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली रह जाएगा वो नया कर्ता बन जाएगा और वो बिजनेस को फिर संभाल सकता है। ठीक है। तो सक्सेशन प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। तो बिजनेस बंद नहीं होगा अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो। The business continues even after the death of the karta. Even after death of the karta, as the next eldest member
as the next eldest member takes up the position of Karta, as the next eldest member takes up the position of Karta, leaving the business stable, leaving the business stable. The business can also be terminated by the mutual consent of the members. तो धंधा चलता रहेगा अगर कर्ता को कुछ हो जाता है, लेकिन अगर मेंबर्स बाकी सारे चाहें तो अपनी म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपस में डिसाइड करके बिजनेस को बंद कर सकते हैं. ठीक है. Minor members. In an HUF, as membership right exists by birth, as membership right exists by birth, minors can also be members of the business. Minors can also be members of the business. ठीक है जी. यहां खत्म होता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो हेडिंग लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो साहब लिखते हैं पहले इसके बारे में. The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of the welfare of the members. Join together with the motive of welfare of members. A cooperative society is compulsorily required to be registered under
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। Consult of 10 adults, consult adults is required to form a society. Sorry, consent. Form a society. D. The capital is raised through the members. The capital is raised through the members by issue of shares, by issue of shares. A cooperative society has a separate legal entity, has a separate legal entity। ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। पढ़ लेते हैं फटाफट हमने क्या लिखा। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं अपने ही बेनिफिट के लिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। who join together with the motive of the welfare of the members, यानी कि ग्रुप इकट्ठा होता है और अपने भले के लिए काम कर रहा है बस। ठीक है। A cooperative society is compulsorily required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912 and you need consent of at least 10 adults to form a society। ठीक है। Capital is raised through the members by the issue of shares and a cooperative society has a separate legal entity। अब ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो समझेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, आगे समझेंगे। ठीक है। हेडिंग लिखते हैं फीचर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Features of a cooperative society। वॉलंटरी मेंबरशिप। साहब जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी बेसिस पे है, क्योंकि कंसेंट उन लोगों की ली जा रही है जो मेंबर बन रहे हैं। ठीक है। Membership of a cooperative society is voluntary and open to all irrespective of their religion, caste and gender, irrespective of their religion, caste and gender। लीगल स्टेटस क्या है? साहब कोई भी, हमने इसमें फर्स्ट में क्या है, कोई भी बंदा मेंबर बन सकता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है। उसके बाद है लीगल स्टेटस।
registration of a cooperative society, registration of a cooperative society is compulsory. Registration of a cooperative society is compulsory. It has a separate legal entity. It has a separate legal entity. इसका मतलब अब लिख रहे हैं separate legal entity होने का, the society can enter into a contract and hold property in its own name, sue and be sued by others. समझते हैं इसको साहब। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इसका मतलब ये है कि अब सोसाइटी की अपनी एक लीगल एंटिटी है। सोसाइटी अपने आप में एक पर्सन है, ठीक है, फिजिकल नहीं है लेकिन एक पर्सन है, हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबडी। समझो, जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी, हमने बोला जी मिस्टर ए हैं और ये इनकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। अब समझो, क्या मिस्टर ए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? साहब बिल्कुल खरीद सकते हैं। क्या मिस्टर ए का बिजनेस कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है? नहीं, क्योंकि ये अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसलिए बिजनेस अपने आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। सारे कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए ही साइन करेंगे और सारे के सारे डिसीजन मिस्टर ए लेंगे। कल को अगर केस होता है तो बिजनेस पर आप केस नहीं कर सकते क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। आप प्रोप्राइटर पर केस करोगे, मिस्टर ए पे केस करोगे अगर आपके साथ कभी कोई धोखा हुआ है, कुछ गलत हुआ है। पहली चीज, ये बात समझ आई। अब अगर मिस्टर ए हैं और उन्होंने बनाई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके साथ 25 लोग और थे, इन 30 लोगों ने मिलकर बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो साहब अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब मिस्टर ए और वो 25 लोग अलग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है। तो अगर अब बिजनेस एसेट्स की बात हो तो साहब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर इसने किसी के साथ गलत किया है तो ये इंडिविजुअली इसी को सू करेंगे लोग। अब वो 26 लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। केस किसके अगेंस्ट फाइल होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट और ना कि उसके मेंबर्स के अगेंस्ट। दिस इज व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी मींस, ठीक है। सूड बाय अदर्स लिखेंगे इसके आगे। Because of having a separate legal entity, because of having a separate legal entity, it is not affected, it is not affected by the entry or exit of members, by the entry and exit of members, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी
the liability of members is limited to the extent of amount of contribution made by them as capital. तो लायबिलिटी कितनी है जी? लिमिटेड है। जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है उनको, उनके घर के एसेट्स लेकर नहीं जा सकते। ठीक है। कंट्रोल, the power to take decisions lies in the hands of the managing committee. In the hands of the managing committee. The right to vote give members a chance to choose, यानी कि members मिलकर कमेटी के लोगों को सिलेक्ट करते हैं। A chance to choose the members of the managing कमिटी। तो साहब कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कंट्रोल होता है मैनेजिंग कमिटी के हाथ में, और मैनेजिंग कमिटी को वो मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू। ठीक है जी। नेक्स्ट इज service motive. The motive of a cooperative society is the benefit of all its members ठीक है। The motive of a cooperative society is the benefit of all its members. नेक्स्ट है जी मेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हेडिंग लिखेंगे merits of a cooperative society. सबसे पहला ease of formation, बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है जी। A cooperative society can be started by minimum 10 members it is required to be registered
under the provisions of the Cooperative Societies Act 1912, under the Cooperative Societies Act 1912, equality in voting status, equality in voting status, irrespective of the amount of capital contributed by a member irrespective of the amount of capital contributed by a member, each member is entitled to equal voting rights. भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कितने शेयर का मालिक है, एक आदमी, वन पर्सन हैज वन वोट, तो पैसा कितना इन्वेस्ट किया उससे कोई लेना देना नहीं है. Limited liability. The liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of their capital contribution, to the extent of their capital contribution. Therefore, the personal assets, therefore, the personal assets of the members cannot be used, cannot be used to repay the debts of the society. साहब मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है और उनके पर्सनल असेट्स का इस्तेमाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोन्स या डेट्स को रीपे करने में नहीं हो सकता. ठीक. स्टेबल एग्जिस्टेंस. Stable existence. Death, bankruptcy, and insanity of a member does not affect the continuity of a cooperative society. Continuity of a cooperative society.
therefore a cooperative society is unaffected by the changes in its membership. तो साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स छोड़ के चले जाएं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनको मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, और वो आप बार बार चेंज कर सकते हैं टू मैनेज द बिजनेस, ठीक है। प्लीज डू रिवाइज दिस क्लास, वील कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय.